नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं आपके मैथ के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर ना केवल आप महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे बल्कि उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे बहुत ही आसान से तरीके से, और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक चैप्टर के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे विद उनके सॉल्यूशन, और साथ में ही उसी अकॉर्डिंग जो आपके ब्लूप्रिंट में दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हर चैप्टर में अपन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी सीरीज देखिएगा। निश्चित तौर पे आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस सीरीज से। अगर आपने बहुत ज्यादा कुछ मैथ में नहीं पढ़ा है या आपको बहुत ज्यादा मैथ दिक्कत कर रही है, तो आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर भी बहुत ज्यादा अच्छे नंबर यानी अंक बना सकते हैं मैथ के अंदर। बहुत सारे बच्चों को मैथ बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, तो वो सिर्फ इस सीरीज को कर लीजिएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके बहुत अच्छे नंबर बन जाएंगे। तो चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं हमारे मैथ के पहले चैप्टर से, वास्तविक संख्याओं से, जिसमें अपन बात करेंगे जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। इसमें से आपके दो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एक ऑब्जेक्टिव और एक फिल इन ब्लैंक में पूछा जा सकता है, या दोनों ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। उसके अनुसार अपन देखते हैं इसके प्रश्न। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुचयनात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं उसका। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, परिमेय संख्या आपको एक दे रखी है 129/2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। शांत होगा, अशांत होगा, या शांत आवर्ती का होगा, या अशांत अनावर्ती का होगा। तो यहां पर आपको देखना है, जब भी हम बात करेंगे हर की, यहां के अंदर हर में यानी संख्या के ऊपर जो वाला नीचे वाला भाग होता है वो होता है हर, ऊपर वाला भाग अंश। हर के अंदर अगर 2 और 5 की संख्या की घात के रूप में बन रहा है, या सिर्फ 2 के बने या सिर्फ 5 के बने, तो वो संख्याएं होती है शांत आवर्ती की। कौन सी आवर्ती की? शांत। यानी आधार यानी हम बात करें इसका हर के अंदर या तो सिर्फ 2 की घात बन जाए, या सिर्फ 5 की घात बन जाए, या 2 या 5 की घात अगर है तो वो शांत है, अदरवाइज वो क्या होगा? अशांत होगा। अगर उनके हम गुणनखंड करके देखें, यहां हमें गुणनखंड करके दिया हुआ है, तो यहां पर देखिएगा 2 की पावर 5, यहां 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो यहां पर देखिएगा 7 की पावर 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 7 की पावर 5 आ रहा है। तो ये क्या है? ये अशांत आवर्ती का हो गया। अब अशांत में भी दो प्रकार का होता है। अशांत में एक तो होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। मतलब एक तो संख्या बार बार वो रिपीट होती जाती है, एक नहीं होती। तो जो रिपीट होती है वो होता है अशांत आवर्ती का। अशांत आवर्ती। अनावर्ती का मतलब ऐसी संख्या जो रिपीट नहीं होगी, कभी कोई अंक आ गया कभी कोई अंक आ गया, ऐसा। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा अशांत आवर्ती का। हालांकि अगर यहां पर हर के अंदर 2 या 5 की घात में ही होता तब तो हम उसको क्या कह देते? शांत कह देते। ठीक है, यहां पर ये क्या हो गया? ऐसा। दूसरा है 26 और 91 का एचसीएफ। तो इसके हम गुणनखंड करके देखेंगे 26 के और 91 के, दोनों के अभाज्य गुणनखंड। 26 में सॉरी यहां पर हम लिखेंगे 26। तो 26 में 2 का भाग दिया गया 13, 13 में 13 का ही भाग जाएगा, एक यही आ गया। 91 में बात करें तो पहले जाएगा 7, 13 फिर जाएगा ये एक आ गया। तो हमने क्या लिखा है? 26 को हमने लिखा है 2 गुणा 13, और 91 को हमने क्या लिखा है? 7 गुणा 13। तो एचसीएफ कौन सा होता है जो दोनों में कॉमन है? 13 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, देखिएगा 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13 इसके गुणनखंड, और 91 को क्या लिखा हमने? 7 गुणा 13। तो दोनों में जो आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका एचसीएफ। तो 13 13 दोनों में आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हमें दिया हुआ है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसके अंदर अंडररूट के अंदर कोई संख्या आ जाए और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्या होती है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे यहाँ पर अंडररूट 2 दे रखा है, ये परिमेय संख्या है। एक भी परिमेय संख्या होती है, 0 भी होती है, और जो बट्टे में लिखी हुई वो परिमेय संख्या है। लेकिन 1/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 1/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर अंडररूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है तो अपरिमेय संख्या होगी। अगर ऐसा भी कोई संख्या लिखी हुई है 2 प्लस √3, ये भी क्या है? 3 प्लस √3, प्लस या माइनस में कोई भी अंडररूट की संख्या आगे लिखा हुआ, या सिर्फ अकेली अंडररूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। अगला है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, ठीक है, तो उनका एचसीएफ 2 है, तो एलसीएम क्या होगा? हमें अच्छे से याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल a × b बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमें सूत्र हमें ये कि याद रखना है। ठीक है,
यहां हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करके पहले दिया हुआ है, कितना है 120, तो हमने यहां पर रखा 120 बराबर क्या है एचसीएफ। एचसीएफ का मान कितना है 2 और एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम को इधर कहीं 2 आएगा इधर भाग में, तो 2 का जैसे ही भाग करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60, तो ऑप्शन देख लो 60 कौन सा है, ये रहा 60, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। एक सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है, अल्फा गुणा बी सॉरी ए गुणा बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड करने आपको, 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरह से 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा 70, फिर 2 का भाग दिया 35, फिर 5 का भाग देंगे 7, फिर 7 का भाग देंगे 1, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 7 और 2 2 बार है तो इसकी पावर 2। अब ये देख लो ये क्वेश्चन में आ रहा है, हालांकि इन सबको गुणा कराने पर 140 आएगा, लेकिन हमारे अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं सीधा लिख सकता हूं 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 को क्या लिख सकता हूं, 15 को लिख सकता हूं मैं 3 गुणा 5। तो पहले इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जो संख्या हम चाहे तो साथ में ऐसे निकाल सकते हैं, 12 और 15 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 का भाग दिया यहाँ आ गया 6 यहाँ 15, फिर 2 का भाग दिया यहाँ आ गया 3 यहाँ आ गया 15, फिर 3 का भाग देंगे यहाँ 1 यहाँ 5, और फिर 5 का भाग देंगे 1, इन सबकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 60। और एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ जो कॉमन आएगा, कॉमन सिर्फ एक ही संख्या आ रही है यहाँ पर, कॉमन देखो कौन सा आ रहा है, कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, दोनों में 3 एक ही आ रहा है कॉमन, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आ रही, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। तो देख लो एलसीएम 60 और 30 किस में ऑप्शन आ रहा है, 60 और 3 आ रहा है पहले में ही ऑप्शन, 60 और 3 पहले में ही ऑप्शन आ रहा है, तो ये हो गया एलसीएफ और एलसीएम। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया 156 के, आपको 196 के अभाज्य गुणनखंड करने, 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 9, यहां पर आ जाएगा 8, फिर 2 का यहां पर कितना आ जाएगा 49, फिर 7 का भाग जाएगा कितना आ जाएगा 7, फिर 7 का भाग जाएगा 1। तो हमने क्या लिखा है, 196 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर भी 2। यहां पर पूछा है घातों का योग कितना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहां पर इसकी घातें हैं, यहां पर भी 2 घात है और यहां पर भी 2 घात है, तो घातों का अगर योग करें तो हमारा कितना आ जाएगा 4, और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, जो है जिसमें ऑप्शन में आ रहा है वो 4 ऑप्शन सही होगा। तो कौन से में आ रहा है, सी में 4 आ रहा है। देखो पर्सन पूछा है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, पर्सन एक बार बोर्ड में पूछा हुआ है इस तरह के पर्सन, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी घात 2 बार, यानी 2 भी 2 बार आ रहा है, 7 भी 2 बार, तो घातों का योग कितना हो गया 4, तो ये आ जाएगा ये। इसके बाद में अगला 8वां पर्सन दिया हुआ है, m बराबर दे रखा है p क्यू क्यूब और n बराबर देखना है p क्यूब क्यू स्क्वायर के रूप में आपको दे रखा है। तो m और n का HCF महत्तम समापवर्तक मतलब होता है HCF, अच्छे से याद रखना, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF। क्या ज्ञात करना है HCF, इसका HCF कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा, मैं आपको बताता हूं बिल्कुल आसान सा तरीका। m बराबर है p क्यूब, तो p इंटू क्यू की पावर कितनी है 3 बार, तो q मैंने लिख दिया 3 बार। ऐसे ही n बराबर हमने लिखा p कितनी बार है 3 बार, p गुणा p, q कितनी बार है 2 बार, ठीक है। इसका HCF निकालना, HCF मतलब दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो देखिएगा यहां पर एक q कॉमन आ गया, ये एक बार और q कॉमन आ रहा है, p एक बार कॉमन आ रहा है, इसके बाद में कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसमें q बचा हुआ है लेकिन इसमें q नहीं बचा है, इसमें p बचा हुआ है लेकिन इसमें p नहीं बचा। तो क्या आ गया इसका HCF, देखिएगा इसका HCF जो आ रहा है हमारा, p कितनी बार आ रहा है 1 बार, और q कितनी बार आ रहा है 1 और 1 2 बार। देखिएगा एक बार ये जोड़ा बन गया और एक बार ये, तो 2, तो कितना हो गया पी क्यू स्क्वायर किस में है, ये रहा बी में, पी क्यू स्क्वायर हो गया ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का, a और 18 का एलसीएम 36 है, यानी एक संख्या a है और एक 18 है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा एलसीएम। हम पीछे सूत्र पढ़ के तो इससे करना है, a का मान तो यही है, b की जगह हमने रखा 18, HCF इसका 2 है, एलसीएम कितना है 36, ठीक है। a का मान ज्ञात करना है, तो a बराबर 2 गुणा 36 बटे 18, तो ये पूरा पूरा कट रहा है, 18 के बड़े से 18 के 18, 18 दूने
36। 2 को 2 से गुणा कर दो, हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आए 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो देख लो 4 किस में आ रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है यदि दो परिमेय संख्या हो, यदि लिखा हुआ है यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है यदि। यदि दो परिमेय संख्याओं का आपको एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, दो परिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है एचसीएफ और एलसीएम बराबर जब दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हमेशा बराबर होगा। अगर संख्या अलग अलग है तो फिर एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग होगा। अगर संख्या एक जैसी है तब एचसीएफ और एलसीएम क्या होंगे, दोनों समान होंगे। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसके बाद में देखते हैं वन लाइनर, यानी आपको पूछा जा सकता है फिर से इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, यानी ए गुणा बी, वही सब उत्तर है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए गुणा बी आपको पहले से ही दे रखा है, दो संख्याओं का गुणा करके पहले से दिया हुआ 180। एचसीएफ आपको बता रखा है, महत्तम समापवर्तक मतलब होता है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ होता है, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम। एचसीएफ आपको दे रखा है 3, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, ये जो संख्या इसको भाग में लो, 180 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा 60। ठीक है, अगला है 44 और 99 का एचसीएफ। तो पहले 44 के गुणनखंड कर लो ऐसे, 2 का भाग दिया कितने आगे 22, फिर 2 का भाग दिया 11, फिर 11 का भाग दिया 1। इसी तरह 99 का करेंगे, 3 का भाग देंगे 33, फिर 3 का भाग दिया 11, फिर 11 का भाग देंगे 1। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 44 को मैंने लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 11, और 99 को लिखा है मैंने 3 गुणा 3 गुणा 11। देख लो दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, वो एचसीएफ हो जाएगा। दोनों में देखो 11 इसमें भी आ रहा है, 11 इसमें भी आ रहा है, तो 11 ऑप्शन हो जाएगा। एचसीएफ निकालना तो आपको आता ही होगा, छोटी क्लास में हमने सीख रखा है। इसके बाद में अगला है 3/625 का दशमलव प्रसार सात है या अशांत, लिख के बताओ। तो 3/625, पहले हमें क्या करना है, 625 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। इधर 5 का भाग देंगे 125, फिर 5 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे 5, और फिर 5 का भाग देंगे 1, यानी 5 की पावर कितना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/5 की पावर 4। 5 कितनी बार है, 4 बार। ठीक है, 5 की पावर कितना हो गया, 4। अब हमें क्या करना है, अंश और हर में 2 की पावर 4 की गुणा। ठीक है, पहले तो ये 5 की पावर में आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार आपसे पूछे तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। ये क्या है, शांत है। हमने बात की थी अगर हर के अंदर बट्टे में या तो 2 की घात कितनी भी आ जाए, 5 की घात कितनी भी आ जाए, या फिर 2 और 5 की घात आ जाए, तब तो वो शांत होता है, अदरवाइज क्या होगा, अशांत। तो यहाँ पर देखो 5 की घात 4 आ रहा है, ये हमें देखना है, यहाँ पर 5 आ रहा है ना, तो ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3, 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बट्टे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, और पावर रहेगा 4, 48 बट्टे 10 की पावर 4। इसका पॉइंट निकालेंगे तो 0.0048, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला है दो संख्या एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 336 है, एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा ज्ञात करो। वही सूत्र लगाना है, a इंटू बी बराबर कितना है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब आपको एक संख्या दे रखी है, ये हो गया, ए रख लो चाहे किसी की जगह एक रख लो, 48। एचसीएफ का मान कितना है, 12, और एलसीएम कितना है, 336। हमें ए का मान ज्ञात कराना है, ए का मान हो गया 12 गुणा 336 बट्टे 48। तो 12 से काट दो, 12 चौके 48, 4 से ही कर जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, 84। पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 84। कितना आ जाएगा, 84, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में। बहुत ही सिंपल सा है, 156 को अभाज्य गुणनखंड, तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 156 के। तो 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 13, फिर 3 का भाग देंगे 1। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की घात कितनी है 2। ठीक है, इसको वापस गुणा करके देख सकते हो आप कि वापस ये आएगा या नहीं आएगा, तो हम करके देख सकते हैं। वापस चेक करना चाहो तो इन सबको गुणा करके देख लो वापस ये आ रहा है या नहीं आ रहा। अगला हमारा प्रश्न है 867 और 255 का एचसीएफ हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन विधि से हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चरण फर्स्ट। ठीक है, आप जल्दी से इधर भाग करके देख लो एक बार। भाग में हमें क्या रखना होता है, बड़ी वाली संख्या अंदर रखनी होती है। ठीक है, इसका भाग देंगे तो यहां पर हम भाग देंगे पहली बार, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 765। इसमें से घटाएंगे 2, या 0, यहां जाएगा 102। फिर हमें क्या करना है, वापस से भाग स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये वाली संख्या इसके अंदर लानी है। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 204। कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4, सॉरी 5 और 1 51। फिर से हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को अंदर लाएंगे 102, पूरा पूरा भाग जाएगा, शेष पर 0 आ गया। तो ये हमारा एचसीएफ। अब आपको लिखना है बस, चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, यहां जो 867 है वो बड़ा है 255 से। अब लिखना है यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें क्या लिखना है, 867 जो भाग के अंदर लिखा है वो लिखेंगे, बराबर में हमने किसका भाग दिया है 255 का। कितनी बार भाग गया है, पहले में 3 बार। और शेषफल क्या आया है हमारा, ये शेषफल है 102। चरण दूसरा लिखेंगे, यहां शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है। शेषफल 0 के बराबर नहीं है, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा हम चरण चलाएंगे। दूसरे में हमने भाग के अंदर कितना रखा हुआ है, भाग के अंदर होता है वो बराबर में लिखना है। फिर हमने भाग किसका दिया दूसरे में, 102 का। कितनी बार भाग गया है, 2 बार। और शेषफल हमारा कितना बचा है 51। फिर से हम लिखेंगे अगला चरण, यहां शेषफल बराबर 0 नहीं है, तो फिर से हम लगाएंगे यहाँ पे। अब की बार भाग में कितना है 102, लास्ट में भाग है 102। भाग किसका दिया 51 का। कितनी बार गया 2 बार। अब कितना है शेषफल 0। तो यहां लिखेंगे, यहां शेषफल बराबर 0 है तो इसका HCF 51 होगा। जिसका सबसे लास्ट में भाग दिया है वो हमारा HCF होता है, ध्यान रखना। हमने सबसे लास्ट में 51 का भाग दिया है, किसका दिया हुआ है 51 का भाग दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां पर आपको दिया हुआ है, दर्शाइए कि Q+1, Q+3 और Q+5 के रूप में होता है, तो Q+1 सम है या विषम है। तो सबसे पहले आपको ऐसा पर्सन यहां पर दिखे तो हम लिखेंगे, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, B बराबर यहां पर कितना मानेंगे 6 है, तो 6 मानेंगे। R बराबर शेषफल क्या हो सकता है 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 और 5 तक शेषफल हो सकता है। तो हमारी संख्याएं क्या क्या हो सकती है, एक तो हो सकती है 6Q+0 पहली संख्या, दूसरी संख्या 6Q+1, 6Q+2, 6Q+3, 6Q+4, 6Q+5। 6 के गुणांक में अगर कोई सम विषम बनाना है तो 6 के गुणांक में होगा 6Q+0, 1 2 3 4 5 तक हो सकती है। लिखेंगे यहां 6Q+0, 6Q+2 और 6Q+4 सम पूर्णांक है या सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से
पूर्णतया विभाजित है। जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो क्या होती है? वो तो होती है सम संख्या। तो शेष संख्याएं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 विषम संख्याएं हैं। क्योंकि जब भी हम कोई नंबर लगातार काउंटिंग में लिखते हैं तो हमेशा दो सम के बीच में एक विषम आएगा। जैसे मानो मैंने लिखा 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो यहां पर ये देखिएगा, ये मैंने कह दिया सम है, ये सम है, ये सम है, तो बाकी इसके बीच में आएगी वो हमेशा विषम होगी। तो यही तरीका हमने यहां पर लगाया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो पूरा वीडियो वहां पर देखिएगा, आपको मिल जाएगा, वहां से आप चैप्टर समझ रखा है, वहां से आप समझ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा मैं पहले 6 के गुणनखंड कर लेता हूं इस तरह से, ठीक है। 72 के भी कर लेते हैं, 2 का भाग देंगे 36, 2 का भाग दिया 18, 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग देंगे 3 और 3 का भाग देंगे 1। इसी तरह मैं 120 के भी कर लेता हूं। यहाँ पे 2 का भाग दिया 60, फिर 2 का भाग देंगे 30, फिर 2 का भाग देंगे 15, फिर 3 का भाग देंगे 5 और फिर 5 का भाग देंगे तो 1। तो हमारे पास यहां पर देखिएगा 6 को मैंने क्या लिखा है 2 × 3, 72 को क्या लिखा है 2 × 2 × 2 × 2, 2 3 बार है, फिर 3 3। 120 को हमने क्या लिखा है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो एचसीएफ के लिए देखिएगा, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए आप देखेंगे तो जो जो कॉमन आ रहा है वो देखेंगे। तो देखिएगा 2 इसमें आ रहा है, ठीक है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या? और देखिएगा यहां पर 3 आ रहा है, एक यहां पर भी एक 3 आ रहा है और यहां पर भी एक 3। तो एक 2 सब में कॉमन आ रहा है और एक 3 सब में कॉमन आ रहा है। देखो एक 2 सब में कॉमन आ रहा है, एक 3 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा 2 × 3, यानी कितना हो जाएगा 6। एचसीएफ कितना हो गया 6। एलसीएम के लिए आप चाहे इस तरह से कर सकते हो, चाहे आप तीनों को एक साथ लिख लो, 6, 72, 120। 2 का भाग देंगे, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 36 और यहां आ जाएगा 60। फिर 2 का भाग देंगे, इस 3 में तो जाएगा नहीं, 36 का हो जाएगा 18 और 60 का हो जाएगा 30। फिर यहाँ पे 2 का भाग देंगे, इसमें जाएगा नहीं, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पे हम भाग देंगे, 3 का ये 1 हो जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा 5। फिर एक बार और 3 का भाग जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 5। अब 5 का भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये देखो 2 3 बार है तो 2 को 3 बार लिखा, फिर 3 2 बार है लिखा। गुणा करते हैं, 2 को 2 से गुणा किया 4, 36, 360। कितना आ जाएगा इसको गुणा करके देख लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना होता है 72, 72 पंजे कितना होता है 72 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 360 और एचसीएफ कितना हो जाएगा, सॉरी एलसीएम हो जाएगा 360 और एचसीएफ हो जाएगा 6। अगला हमारा प्रश्न है दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो हम क्या लिखेंगे इसका, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना आपको जो भी संख्या इस तरह से दे रखी है, कोई भी अंडरूट के अंदर साथ में प्लस माइनस में एक परिमेय संख्या है, आपको उल्टा मानना है। अगर परिमेय संख्या है तो जिसे P/Q ले लो या A/B ले लो, A/B के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर लिख लिया A/B बराबर 5 - √3। अब मैंने क्या किया, 5 को इधर लाया, 5 इधर आएगा तो माइनस का इधर क्या रहा अंडरूट का। अब माइनस को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का A/B प्लस का हो जाएगा 5 बराबर क्या आ जाएगा √3। माइनस को इधर लाएंगे तो ये सारी चीज बदल जाएंगे चिन्ह। इसको मैं लिखना चाहूं तो थोड़ा अच्छा लिखने के लिए प्लस वाली संख्या को बाद में लिख दिया, इसको बाद। यहां से एक तरफ से प्लस को इधर उधर लाते कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया हमारा √3। अब लिखेंगे यहां, लिखेंगे यदि
5 माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। √3 भी, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर हमेशा क्या आनी चाहिए, परिमेय संख्या ही आनी चाहिए, लेकिन है नहीं ऐसा। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना मतलब हमने जो शुरू में बात कही थी कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। एक और प्रश्न है वो आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर ये इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे मैं बता देता हूं आपको, ये आपको खुद करना है। जैसे आपसे पूछा जाए √2 या √5 ये परिमेय संख्या है क्या, अपरिमेय संख्या है क्या, इस तरह के आपको खुद करने हैं। ये एक सवाल आपसे, हालांकि मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन बाकी जो हमने डिस्कस किए हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ तक के, इसको भी कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ के। अगर आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो निश्चित तौर पे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। हाँ, हालांकि यहां पर संख्या चेंज हो सकती है। आप यूक्लिड विभाजन को HCF निकालने वाला तरीका अच्छे से तैयार कीजिएगा, HCF एलसीएम गुणनखंड वाले तैयार कीजिएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। एक एक नंबर के प्रश्न आपको बता दिए, उसको आप अच्छी से तैयार कर लो, उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला। तो ये थे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।